हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। बीएड थर्ड सेमेस्टर के हमारे लास्ट ईयर के पेपर का ये सॉल्व्ड पेपर मैं आपको दे रहा हूं। इस सॉल्व पेपर में मैंने हर क्वेश्चन को लॉन्ग पेपर के तौर पर, लॉन्ग आंसर के तौर पर ट्रीट किया है और मैंने ये बताने की कोशिश की है कि आपको कॉपी कैसे लिखनी है, कॉपी कैसे लिखनी है। अब आप ये बात समझ लें कि अगर हमारा पेपर पे रिपीट होता है या क्वेश्चन सॉल्यूशन आता है तो आपको बहुत आसानी से इससे आंसर्स मिलेंगे, इसलिए पूरा वीडियो ढंग से देखिएगा और स्किप मत करें, जिससे कि आप कंटेंट को प्रॉपर्ली समझ सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बात यहाँ पर बताई गई थी कि हमें सारे प्रश्नों के लघु उत्तरीय प्रश्नों के जवाब देने हैं और हर प्रश्न हमारा 5 मार्क्स का है। पहले क्वेश्चन को तौर पर वहां पर शैक्षिक नेतृत्व से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के शैक्षिक नेतृत्व का वर्णन कीजिए। तो हम अपने आंसर को अगर लिखने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम शैक्षिक नेतृत्व की डेफिनेशन के तौर पर यहां पर लिख रहे हैं कि किसी संगठन का कार्य संचालन करने के लिए नेतृत्व शक्ति की उपयोगिता को स्वीकार किया जाता है, यानी निश्चित तौर पर नेता अपनी सूझबूझ से अनेक कार्यों को संपादित करता है। शैक्षिक नेतृत्व प्रबल कार्यों को संपादित करता है। शैक्षिक नेतृत्व के कार्यों के संबंध में विद्वानों ने विचार व्यक्त किया है, जिसमें रेमसेयर एवं अन्य ने कहा है। ये ओहियो विश्वविद्यालय के शिक्षाविदों के रूप में थे और इन्होंने शिक्षा क्षेत्र में 9 क्षेत्रों को गिनाया है। इन्होंने बताया कि शैक्षिक नेतृत्व किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। तो पहले में उन्होंने कहा है कार्यों को निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए इसे किया जाता है। नीति निर्धारण के लिए कार्यों का विनिश्चय करना, प्रशासनिक कार्यों और ढांचे में समन्वय स्थापित करना, प्रभाव का मूल्यांकन, शिक्षा हेतु सामाजिक नेतृत्व के साथ मिलकर कार्य करना, सामाजिक शैक्षिक सामानों का उपयोग करना, सामाजिक व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त करना और संबंधित शैक्षिक कार्य में सहायक वस्तुओं के विचार विनिमय करना। इस तरीके से शैक्षिक नेतृत्व के ये 9 कार्य ओहियो विश्वविद्यालय के द्वारा बताए गए हैं। अब प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व के सोपान क्या हैं? तो देखिए, सोपान जहां पर भी बात आती है उन्हें हम चरण कहते हैं और चरण में हम यहाँ पर पोस्ट कर्व के रूप में हम इस चीज को जानते हैं और ये आप याद रखेंगे। ये हमारा एक शॉर्ट एक्रोनिम्स रहता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि नेता द्वारा क्या क्या चीजें की जाती हैं, तो नेता अपने आश्रित व्यक्तियों के शिक्षण संस्था की प्रगति के संबंध में विचार विनिमय कर साथियों से विद्यालय की उन्नति के लिए विचार करके वास्तव में सामाजिक अनुभूतियों और सद्भावना को प्राप्त करता है। शैक्षिक नेतृत्व में इन कार्यों को करने के लिए हमेशा तत्पर रहना है, जिनमें सबसे पहला है निर्णय लेना। निर्णय लेना क्या चीज है? ये डिसीजन मेकिंग है। इसमें कोई ना कोई व्यक्ति कंक्लूजन लेगा, फिर आप योजना बनाएंगे। योजना बनाने को हम प्लानिंग के तौर पर जानते हैं। जब हम प्लानिंग करेंगे तो उसके बाद हम दूसरे लेवल पर व्यवस्था करेंगे, जिसे हम ऑर्गेनाइजिंग के रूप में जानते हैं। ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा विचार विनिमय करना, जो कन्वर्सेशन है, इसके लिए आपको देखना है। प्रभाव डालना, इफेक्टिव एजुकेशन है और उसके बाद समन्वय स्थापित करना, ये हमारा कोऑर्डिनेशन होता है। तो अगर किसी भी व्यक्ति द्वारा काम किया जा रहा है तो वो इन सारे कार्यों को करने का प्रयास करेगा और लास्ट में हमारा मूल्यांकन करना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पर था कि प्रबंधन के अर्थ को समझाइए, अपने उत्तर की पुष्टि के लिए परिभाषा भी दीजिए। तो प्रबंधन को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इस विषय को अगर आप देखें तो प्रबंधन के संबंध में यहाँ पर एक स्पष्ट बात है कि व्यवसाय और संगठन के संदर्भ में प्रबंधन का अर्थ क्या है। तो संसाधनों को दक्षतापूर्वक और प्रभावपूर्ण उपयोग करने, इसके लिए कार्यों में समन्वय लाना ताकि लक्ष्यों की सुनिश्चितता प्राप्त किया जा सके, प्रबंधन के अंतर्गत आता है। प्रबंधन में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आदि आते हैं। ये चीज आपको यहाँ पे लिखनी है। संगठन चाहे छोटा हो या बड़ा, लाभ के लिए हो या गैर लाभ के लिए, यानी ये परवेसिव फैक्टर है। हर जगह हमारा प्रबंधन का काम लागू होता है, इस बात को ध्यान देना है। चाहे एक व्यक्ति की बात हो, चाहे एक घर की बात हो, चाहे एक राष्ट्र की बात हो, प्रबंधन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रबंधन आप सही से कर लेते हैं तो सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्राप्त कर सकते हैं। प्रबंधन वास्तविक रूप से संबंधित कार्य में सम्मिलित है, जिसमें सभी प्रबंधक आते हैं। अब इसकी परिभाषा हेनरी फयोल ने की है कि पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन बनाना, आदेश देना, करना ही प्रबंधन है। ये हेनरी फयोल की डिफिनीशन है। टू मैनेज, टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट इज एंड टू कंट्रोल, ये प्रबंधन की बात है और इन्हें ही प्रबंधन का फादर कहा जाता है। प्रबंधन के को क्रीटनर ने किस तरीके से परिभाषित किया, देखें। खाली याद ना रहे।
प्रबंधन परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने से संगठन को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में और दूसरों से मिलकर के उसके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, ये क्रीटनर महोदय ने कहा है। अब उसके बाद कक्षा कक्ष प्रबंधन की अवधारणा क्या है, कक्षा कक्ष के घटक क्या हैं, तो इस विषय पर अगर आप देखें तो हमारी कक्षा कक्ष प्रबंधन की जो बातें हैं उसमें कक्षा कक्ष प्रबंधन को अंग्रेजी में क्लासरूम मैनेजमेंट कहा जाता है, जो हिंदी का अंग्रेजी रूपांतरण है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है जिसमें क्लासरूम है और प्रबंधन है। तो इस तरीके से क्लासरूम का प्रबंधन कक्षा प्रबंधन कहलाता है। कक्षा के लिए शिक्षण के अलावा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध होना, क्लास को सुचारू रूप से चलाना ही कक्षा कक्ष प्रबंधन कहलाता है। कक्षा कक्ष प्रबंधन की परिभाषा के तौर पर अगर आप देखें तो प्रोफेसर एस.के. दुबे के अनुसार कक्षा कक्ष से अभिप्राय भौतिक और मानवीय संसाधनों के मनोवैज्ञानिक प्रबंधन से है, जिससे शिक्षण अधिगम को प्रभावी और दक्षतापूर्ण बनाते हैं। कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल के घटक क्या हैं? कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल के घटक निम्नलिखित हैं, जिन्हें हम नीचे देखेंगे। तो कक्षा कक्ष प्रबंधन में क्या चीजें आती हैं? अधिगम रोचक बनाना, छात्रों के उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए प्रेरित करना, छात्रों के समुचित विकास के लिए प्रयास करना, विद्यार्थी अध्यापक अंतरक्रिया को प्रोत्साहित करना। यहाँ पे इंटरेक्शन है, ये डेवलपमेंट है और ये मोटिवेशन है। अनुशासनहीनता पर नियंत्रण लाना, वांछित व्यवहार का पुनर्बलन करना, जो चीज अच्छी है उसे और बढ़ाना। कक्षा कक्ष प्रबंधन में छात्रों की सहभागिता सुनिश्चित करना या स्वीकार करना कक्षा कक्ष प्रबंधन में आता है। कक्षा कक्ष प्रबंधन में अनुशासन के महत्व को बताना अगला इसका बिंदु हो सकता है। और सौंदर्यात्मक वातावरण स्पष्ट का निर्माण किया जाना, निर्देशों में स्पष्टता होना, ये कक्षा कक्ष प्रबंधन है। कक्षा कक्ष प्रबंधन के तत्वों के तौर पर मानवीय तत्व और भौतिक तत्व, दो तत्व आते हैं। तो ये बात आप अपने हिसाब से ध्यान रखेंगे। पहला हमारा मानवीय तत्व आता है और जो मानवीय घटक है, और दूसरा हमारा भौतिक घटक है। अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कक्षा संप्रेषण से आप क्या समझते हैं? प्रभावशाली संप्रेषण में प्रशासन की क्या भूमिका है? तो संप्रेषण के अर्थ को यहाँ पर देखें। संप्रेषण अर्थ अंग्रेजी में भाषा में कम्युनिकेशन शब्द का प्रयोग होता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से हुई है। कम्युनिस्ट शब्द का अर्थ है जानना या समझना। इस तरीके से कम्युनिस्ट को कॉमन शब्द से लिया गया है। संप्रेषण का अर्थ है किसी विचार या तत्व को कुछ व्यक्तियों में सामान्यतया कॉमन बना देना, यानी उन तत्वों से व्यक्ति को परिचित करा देना संप्रेषण या संचार शब्द के तहत आता है। संक्षेप इस प्रकार संप्रेषण और संचार में सूचना तथ्यों को भेजना, विचारों को जानना और समझना शामिल है। यहाँ पर यह बात स्पष्ट है कि संप्रेषण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। इसके लिए यह आवश्यक है कि संबंधित व्यक्ति उसी अर्थ में बात को समझे जिस अर्थ में संप्रेषणकर्ता ने विचारों को व्यक्त किया है। यदि संदेश प्राप्तकर्ता संदेश वाहक द्वारा भेजे गए उस संदेश को स्वीकार नहीं करता है तो संप्रेषण पूरा नहीं माना जाएगा। इस स्थिति में संप्रेषण का विचार और सूचनाओं को एक दूसरे तक इस प्रकार पहुंचाना है जिसे वह जान सके और समझ सके, यानी संदेशकर्ता ने जो बात जिस आशय से कही है उसी अर्थ में अगर रिसीवर उसे समझता है तो हम संप्रेषण को कंप्लीट मानते हैं। संप्रेषण के विचार और महत्व के लिए यहाँ पर बहुत सारी बातें मैंने लिखी हैं, आप इनको देख सकते हैं। क्योंकि संप्रेषण में मैंने पहले ही बताया, मुझे संप्रेषण एक लॉन्ग आंसर के रूप में दिख रहा है, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप संप्रेषण को बहुत अच्छे से समझ लें। जैसे कीथ डेविस के शब्दों में संप्रेषण संगठनों का संप्रेषण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस तरीके से इन्होंने यहां तक कह दिया कि कोई भी संगठन बिना संप्रेषण के खड़ा नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर नेतृत्व भी यही चीज कहता है कि नेतृत्व और जो अनुयायी हैं उनके बीच में संप्रेषण का न होना पूरी तरीके से नेतृत्व में हीनता ला देगा, नेतृत्व संभव नहीं हो पाएगा। अब संप्रेषण के कुछ उद्देश्य हैं। संप्रेषण की महत्व क्यों है? क्योंकि व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। मैंने इसकी हेडिंग दे रखी है, आप देख सकते हैं। प्रभावपूर्ण नेतृत्व के लिए आवश्यक है, कुशलता में वृद्धि के लिए ये आवश्यक है, कुशलता में वृद्धि के लिए आवश्यक है, ये आप इनकी हेडिंग्स को देख सकते हैं। समन्वय की क्षमता का विकास, आप इसको भी डिटेल देख सकते हैं। न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पाद, यहां पर बहुत अच्छी बात ये 5वें लेवल पर कही गई है जो आपके संप्रेषण को बताती है, संप्रेषण के महत्व को बताती है। आगे तौर पर है योजना बनाने में संप्रेषण सहायक होता है, जनसंपर्क में संप्रेषण सहायक होता है, भारार्पण और विकेंद्रीकरण में भी संप्रेषण सहायक होता है। तो इस तरीके से बृहद संगठन में उच्च प्रबंधन समस्त कार्यों की देखरेख स्वयं नहीं कर सकते, वे अपने भारार्पण विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हैं और प्रभावी संप्रेषण के माध्यम से भारार्पण और विकेंद्रीकरण सफल हो पाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये भारार्पण और विकेंद्रीकरण डेलीगेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, जिसमें कि एक व्यक्ति अपने से नीचे वाले व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी दे करके उससे जिम्मेदारी पूरा करने की उम्मीद करता है। अगले क्वेश्चन के तौर पर बजट क्या है और शिक्षा वित्त से आप क्या समझते हैं? तो बजट को किस तरीके से परिभाषित करेंगे? बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द बजेटी से हुई है, जिसका अर्थ चमड़े का थैला होता है, जिसमें आय व्यय का अनुमान लगाया जाता है। खर्च करने के लिए विभिन्न संसाधनों और पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। यह एक वर्ष के विवरण को बताता है। तो इस तरीके से एक वर्ष के अंतर्गत आय और व्यय, एक वर्ष के अंतर्गत
आय और व्यय का विवरण रखने वाला जो हमारा योजना है, जो हमारा एस्टीमेट है, वो बजट कहलाता है। बिलोबी के अनुसार बजट एक साथ ही रिपोर्ट कह सकते हैं, अनुमान या प्रस्ताव कह सकते हैं, ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से वित्तीय प्रशासन समस्त क्रियाओं में समन्वय स्थापित करता है। अगली परिभाषा को अगर आप देखें तो ये रेने स्टोन के अनुसार है। इन्होंने कहा कि ये एक ऐसा प्रपत्र है जो सार्वजनिक आय और व्यय को स्वीकार करता है और ऐसी योजनाएं समाहित करता है। शैक्षिक वित्त का क्या महत्व है, तो यहाँ पर शैक्षिक वित्त को यहाँ पर मैंने आंसर्स में बताने की कोशिश की है। बस आपको इतना समझना है कि कोई भी कार्य बिना वित्त के संभव नहीं है और शिक्षण कार्य तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फर्नीचर, भवन निर्माण, सहायक सामग्री का प्रयोग, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और एक स्कूल के लिए फंड की बहुत आवश्यकता होती है जिससे कि स्कूल प्रशासन मैनेज करता है। तो विभिन्न सिद्धांतों और योजनाओं के अनुसार शैक्षिक प्रशासन का महत्व स्पष्ट किया जा सकता है। शैक्षिक वित्त के अर्थ में यह शिक्षा में प्रयुक्त होने वाला धन है जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में आय और व्यय का भाव निहित है। आय व्यय एक ऐसा औपचारिक विवरण है जिसका अनुमान पहले लगाया जाता है कि निर्धारित अवधि में किसी व्यक्ति या संस्था की आय क्या होगी और उसका व्यय क्या होगा। प्रत्येक विद्यालय में आय व्यय का विवरण एक प्रशासनिक दृष्टि से एक वर्ष के लिए बनाया जाता है, जिसे वित्तीय वर्ष कहते हैं। भारत में यह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। शैक्षिक वित्त के महत्व को यहाँ पर और बताने की कोशिश की गई है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, मैंने हर क्वेश्चन को लॉन्ग आंसर के तौर पर आपको बताने की कोशिश की है। आय व्यय के संबंध में निर्धारित अवधि में योजना बना करके तैयार करना और उसे क्रियान्वित कर सकना शैक्षिक वित्त का मेन उद्देश्य होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में है सर्वाधिकार युक्त शैक्षिक प्रशासन को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर ये टीटोटलेरियन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात है। इसे हम निरंकुश एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं या राजतांत्रिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो सर्वाधिकार शैक्षिक प्रशासन वो प्रशासन होता है जो राज्य या देश में सर्वाधिकार प्राप्त व्यक्ति को होता है, जहां पर राज्य देश हित में जो भी कार्य करता है, शैक्षिक नियमों को, पाठ्यक्रमों को निर्धारित करता है, पूर्ण रूप से सर्वोच्च स्थानों से प्रदान किया जाता है। इसमें व्यक्ति या नागरिक या बालक के अधिकार सीमित होते हैं या गौण होते हैं, यानी राज्य को आप सर्वोच्च मानते हैं और जो व्यक्ति है, व्यक्ति राज्य का सेवक होता है। तो ऐसे में शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य समाजवाद की स्थापना और उसे गति प्रदान करना, वर्गहीन समाज बनाने का है। इसका उद्देश्य समता मूलक शोषण मुक्त समाज का निर्माण है, जिसके माध्यम से सबल राष्ट्रों को मजबूत बनाया जाता है। राष्ट्र की सामूहिक आवश्यकता के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था और उसकी नियोजन की जाती है। यहाँ पर शैक्षिक वित्त में क्या क्या चीजें आएंगी, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। शैक्षिक वित्त के लिए यानी समाज कल्याणकारी राज्य में किस तरीके की शिक्षा होगी, उसके लिए शिक्षा निःशुल्क होती है, एक समान होती है, उद्देश्य सामाजिक एकता और संस्कृति का विकास होता है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाता है, विद्यालयों में समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है, धर्म और व्यक्तिगत रुचि और विकास का कोई स्थान नहीं होता। शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा की महत्व की शिक्षा, भौतिक संपन्नता और वैज्ञानिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है। यह एक शैक्षिक व्यवस्था होती है जो परंपरागत नीतियों और व्यवस्था पर आधारित होती है। मौलिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई स्थान नहीं होता। परिवर्तन का विरोध होता है, आप सरकार का विरोध नहीं कर सकते। अगले क्वेश्चन के तौर पर देखते हैं मध्याह्न भोजन योजना क्या है और मध्याह्न भोजन योजना के हमें क्या उद्देश्य हैं, इसके क्या महत्व है। तो मध्याह्न भोजन योजना जो हमारी SSA कहा जाता है, सर्व शिक्षा अभियान कहा जाता है, और ये मिड डे मील योजना होती है जो SSA के तहत बनाई गई थी। तो मध्याह्न भोजन योजना 2408 ब्लॉकों में एक केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है जो 15 अगस्त 1995 को आरंभ की गई थी। 1997-98 तक यह योजना देश के अन्य ब्लॉकों में भी दे दी गई। 2003 में इसका विस्तार कर नवाचारी शिक्षा के केंद्रों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को दिया जा चुका है। अक्टूबर 2007 से देश में पिछले 3479 ब्लॉकों में 6 से 8 तक पढ़ने वाले सभी विद्यालयों में इसका विकास किया जा चुका है। 2008-09 में यह योजना उच्च प्राथमिक स्तर पर भी आ चुकी है। 2010 में राष्ट्रीय बाल परियोजना में प्रारंभिक स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत इसे सम्मिलित किया गया है। इसकी आवश्यकता और उद्देश्य को अगर आप देखें तो विद्यालय में बच्चों की भागीदारी बढ़ाना, विद्यालय में बच्चों की भागीदारी बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। गरीब बच्चों को भोजन में सहयोग दूसरा उद्देश्य, पोषण के लिए यह आवश्यक है। ये बात शिक्षा के लिए बड़ी आवश्यक है, इसलिए इस योजना का महत्व इंपॉर्टेंट है। शैक्षिक मूल्यों के लिए आवश्यक है। सामाजिक मूल्यों की शिक्षा दी जाने के लिए लैंगिक समानता को बढ़ाना। इस योजना के निर्माण से पहले बालिकाओं का विद्यालय में प्रवेश कम होता था, अब विद्यालय में बालिकाओं का प्रवेश बढ़ा हुआ है। मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, जिससे कि बच्चों को MDM भोजन दिया जाता है और बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करा के उनके शरीर के विकास का और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। यह उनका अभिवृद्धि और विकास संतुलित तरीके से करने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, प्रतिरक्षीकरण क्या है। प्रतिरक्षीकरण से आप क्या समझते हैं। तो प्रतिरक्षीकरण को हम वैक्सीनाइजेशन या इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं। यह किसी विशेष रोग की रोकथाम के लिए रेजिस्टेंस पावर
हमें उत्पन्न करता है। रोग प्रतिरोधक टीके वैक्सीन लगाना इसकी प्रमुख विधि है। जैसे कि अभी कुछ समय पहले कोरोना वैक्सीन लगी थी, तो उससे हमें प्रतिरक्षीकरण किया गया था। यह एक टीका उत्पाद है जो विशेष रोग के प्रति प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी देता है, अर्थात टीके रोग विशिष्ट होते हैं। टीकों में प्रायः मृत रोगजनक या निर्बलीकरण रोगजनक का प्रयोग किया जाता है, यानी जिसके कारण को कोई रोग हो रहा है उसके मृत जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता है। इसमें रोगाणुओं के स्थान पर उन्हें प्राप्त कुछ विशेष रसायन एंटीजन भी प्रयोग किए जा सकते हैं। शरीर में टीकाकरण का सामान्य सिद्धांत प्रतिरक्षी सिद्धांत को और मजबूत बनाना है। तंत्र जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसे और मजबूत बनाना है। रोगजनक पहली बार प्रतिरक्षा तंत्र के संपर्क में आता है तो प्रतिरक्षी तंत्र धीमा परंतु निश्चित अनुक्रिया प्रारंभ कर देता है और रोगाणुओं को नष्ट करने में अधिक समय लेता है। इस तरीके से रोगाणुओं से लड़ने में प्रतिरक्षी तंत्र जब संपर्क में आता है तो प्रतिरक्षी तंत्र इस मत के आधार पर उसे पहचान जाता है और यह इस बार पूरी शक्ति के साथ रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। अन्य शब्दों में प्रतिरक्षी तंत्र द्वितीयक अनुक्रिया सेकेंडरी रिस्पॉन्स और प्राइमरी रिस्पॉन्स के बीच में बहुत तीव्र और द्रुतगामी गति से होती है। तो इस तरीके से प्रतिरक्षीकरण की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर मैंने आपको बताई है। इसका लॉन्ग आंसर भी इस बार आ सकता है, पॉसिबल है। तो आगे हम देख सकते हैं इसमें शैक्षिक नेतृत्व क्या है। इसके पहले का जो एक क्वेश्चन छूट रहा है शायद, यस, यहाँ पर अब हम सेक्शन बी पर आ चुके हैं। सेक्शन बी में हम देख रहे हैं कि हमारे 4 क्वेश्चन होते हैं जिनमें से एक करना है। प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का है। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन शैक्षिक नेतृत्व में नैतिकता और शिष्टाचार की क्या भूमिका है, इसे विस्तार पूर्वक समझाने की बात कही गई है। तो यहाँ पर हम शैक्षिक नेतृत्व को अगर पढ़ें तो यहाँ पर लॉन्ग आंसर के तौर पर आधुनिक युग में शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत व्यापक और जटिल होता जा रहा है। शिक्षा सभी व्यक्तियों में कार्य के लिए आवश्यक है, यानी जब तक हर व्यक्ति कार्य नहीं करेगा तब तक बहुत अच्छा संस्थान प्रगति नहीं कर सकता। इसमें कुछ व्यक्ति प्रशासक के रूप में काम करते हैं, अन्य व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि प्रशासक के आदेशों का निर्देशों का पालन करें। जैसे कि जो हमारा प्राचार्य होता है वो टीचर के ऊपर होता है और प्राचार्य टीचर को लीडरशिप प्रदान करता है। तो आज के शैक्षिक जगत में एक नवीन आदर्श के रूप में ये बात स्पष्ट हो रही है, जिसकी सहायता से प्रशासन और संगठन कार्यवाही योजना और नीतियों को बना करके उसका निर्माण करता है। आज के शैक्षिक नेतृत्व में शैक्षिक युग में नेता शैक्षिक विचारों को समन्वित रूप से लागू करते हैं। अतः शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ नेता और उसके व्यवहार से होता है जो दूसरों का आदर्श हो और उनका पथ प्रदर्शन कर परामर्श करे, यानी समूह को स्वेच्छापूर्वक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने का तरीका शैक्षिक नेतृत्व है। यानी एक समूह को आप निर्देशित करके उसे स्वैच्छिक तौर पर फॉलो करने का प्रयास कराते हैं। तो इस तरीके से शैक्षिक नेतृत्व वह प्रक्रिया होती है, वह प्रक्रिया है जिसमें अनुयायी इच्छा पूर्वक दूसरे को निमंत्रण और निर्देशन को स्वीकार करते हैं। साक्षी नेतृत्व एक प्रक्रिया है जिससे नेता अपने समूह के निर्देशन में पहल करता है। शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व की क्या आवश्यकता है, इसके लिए आप देखेंगे कि इसे सबसे पहले अमेरिका में लागू किया गया। शिक्षा तकनीक के विकास के साथ साथ ये एक सफल प्रदर्शन रहा और इसका महत्व भी स्वीकार किया गया। विज्ञान, तकनीकी शिक्षा और विचारधाराओं परिवर्तन के साथ शिक्षा प्रशासन की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व और बढ़ने के कारण केंद्रीय प्रशासन से लेकर के इस पर बहुत सारी चर्चा की गई है और शिक्षा प्रशासन प्रत्येक स्तर पर इसे कुशल होता देखता है। अब यहाँ पर हम शैक्षिक प्रशासन के आगे के क्वेश्चंस को लॉन्ग में देख सकते हैं। मैंने इन चीजों को और स्पष्ट करने की कोशिश की है। उसके बाद प्रभावशाली नेतृत्व के क्या गुण होते हैं और प्रभावशाली नेतृत्व किस तरीके से किया जाता है, इस पर दूसरा क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लॉन्ग में देखें तो एक अच्छे नेता के गुण अच्छे नेता और नेतृत्व के अभाव में देखे जाते हैं। किसी भी व्यावसायिक संस्था या संस्थान की सफलता संदिग्ध रहती है अगर नेता सही नहीं है तो। अतः उद्देश्यों को प्राप्त करने में नेतृत्व की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। यद्यपि विभिन्न विद्वानों ने इसे एक अच्छे नेता के भिन्न भिन्न गुण बताए हैं, लेकिन नेता के लिए निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। तो नेता में सबसे पहला शारीरिक विशेषताएं कि वो उसकी शारीरिक विशेषताएं ठीक होनी चाहिए। दूसरा, उसका अच्छा ज्ञान और कौशल होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं नेता में सत्यनिष्ठा और ईमानदारी होनी आवश्यक है। नेता में पहल जरूरी है। संप्रेषण कौशल होना चाहिए, वो अपनी बात कहना जानता हो। अभिप्रेरणा कौशल होना चाहिए, वो लोगों को मोटिवेट करना जानता हो। और उसके बाद आत्मविश्वास नेता में होना आवश्यक है। यहाँ पर इनके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, आप अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप इसे डिटेल में लिखेंगे। निर्णय लेने की क्षमता नेता में होनी आवश्यक है। सामाजिक कौशल भी नेताजी का एक अच्छा विशेषता हो सकता है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में शॉर्ट एनालिसिस पर क्वेश्चन आया था। इस पर हम देखें तो शॉर्ट विश्लेषण एक महत्वपूर्ण योजना उपकरण है जो विद्यालय प्रबंधन की शक्तियों और कमजोरियों को पहचानने में मदद करता है। किसी भी प्रकार के अवसर और संकटों को पहचान कर विशिष्ट स्थितियों में उसे सुधारने की प्रक्रिया विद्यालय प्रबंधन के लिए एक अच्छा उपकरण है, इसलिए शॉर्ट एनालिसिस किया जाता है। शॉर्ट एक संक्षिप्त रूप है जिसे प्रत्येक अक्षर का अपना अर्थ है। शॉर्ट शक्ति, कमजोरी, अवसर और समस्याओं से मिलकर बना है। एस शक्तियों के लिए है जिसे हम स्ट्रेंथ कहते हैं। डब्ल्यू हमारा वीकनेस के लिए है जो कि हमारी कमजोरियां हैं।
ओ हमारा अवसर अपॉर्चुनिटी के लिए है, टी हमारा संकट और समस्याओं या जोखिम के लिए है, जिसे हम थ्रेट कहते हैं। स्वैट की परिभाषा के तौर पर अगर हम देखें तो स्वॉट की परीक्षाओं में हमें इस चीज को देखने को मिलता है। तो यहां पर हम स्वॉट एनालिसिस के संक्षिप्त विवरण को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर विद्यालयों में उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कारकों का नकारात्मक प्रभाव विद्यालय में न पड़े, ये विद्यालय की कमजोरियां होती हैं। बाहरी कारक जो विद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने और अधिक सकारात्मक प्रभाव डालने की संभावना हम रखते हैं, उन्हें हम अवसर कहते हैं। ऐसी स्थितियों में जो विद्यालय में नकारात्मक प्रभाव डालते हैं वे हमारे बाधक होते हैं, जो थ्रेट्स हैं। शॉर्ट एनालिसिस की पहचान जरूरी है, क्योंकि चयनित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम योजना बना करके ही अपने एनालिसिस को आगे बढ़ा सकते हैं। इसकी क्यों आवश्यकता है, इसको पॉइंट में आप देख लेते हैं। जैसे स्वैच्छिक समिति की योजना बनाने और कार्यों को प्रगति के लिए इसकी आवश्यकता है। शिक्षक और छात्र को लचीला पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए, विद्यालय प्रबंधन की असफलताओं और कारणों को समझने के लिए भी इसकी आवश्यकता है। शिक्षक संघ पीटीएम मीटिंग में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी इसकी आवश्यकता है। विद्यालय के सफल इतिहास को जानने के लिए भी शॉर्ट एनालिसिस की आवश्यकता होती है। शॉर्ट विश्लेषण अति कुशल शिक्षक की पहचान के लिए बहुत आवश्यक है। विद्यालय प्रबंधन में सुधार के लिए, अवसरों की पहचान के लिए इसकी आवश्यकता बताई गई है। विद्यालय में वास्तविक स्थितियों का आकलन करने के लिए भी शॉर्ट एनालिसिस किया जाता है। छात्र और शिक्षक और अन्य सदस्यों के विचार करने के लिए भी आवश्यक है। अंतिम क्वेश्चन जो हमारा सेक्शन बी का था, उस पे हमारा समन्वय और नियंत्रण को परिभाषित कीजिए, इनकी प्रक्रिया और सिद्धांत को बताइए। तो ये कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग की बात कही गई है। इसको अगर आप स्पष्टता देखें तो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग हमारा इसके प्रबंधन के चरण हैं, जिनमें सामान्य प्रबंधन का कार्य है, जो सुनिश्चित करता है कि विभिन्न विभाग और समूह समन्वय में काम करें। इसलिए कर्मचारी समूहों और विभागों के बीच में एक कार्रवाई की आवश्यकता है। यह संगठन के उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक प्राप्त करने में सामंजस्य लाता है, जिससे कि कहीं पर कोई भी कमी न रह जाए और सामूहिक प्रयास को बल मिल सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समन्वय कार्य एक सामान्य लक्ष्य में एकता प्रदान करने के लिए प्रयासों की एक संगठित व्यवस्था है। समन्वय का तात्पर्य संघर्ष को कम करना है, ये बात विशेष है। और विभिन्न प्रकार के प्रयासों में समन्वय जरूरी है। कई विभाग के अफसर अगर एक साथ काम करते हैं, इसके लिए उन्हें समन्वय आवश्यक रूप से। सा को अगर आप देखें तो खंड सा में दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न भी 4 प्रश्न थे, जिनमें 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। तो इनमें से भी हमें एक प्रश्न करना था, जिनमें से पहला प्रश्न कुछ इस तरीके था: समय सारणी की अवधारणा और महत्व को आप स्पष्ट करें। तो समय सारणी जो है, प्रत्येक विद्यालय में विभिन्न विषयों के शिक्षण कार्य, पाठ्य ग्रामीण क्रियाओं और कार्य एवं संस्कृतियों के विभाजन के लिए इसकी आवश्यकता होती है। अतः विद्यालय में दैनिक कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से संचालित करने के लिए समय सारणी बनाई जाती है। समय सारणी या समय प्रबंधन के आधार पर ही विद्यालय में शैक्षिक कार्यक्रम और गतिविधियों का संचालन किया जाता है, जिससे कि समय और श्रम का सदुपयोग होता है और विद्यालय के समस्त कार्य आपात गति से चलते रहते हैं। डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी के अनुसार समय सारणी वह दर्पण है जो विद्यालय के समस्त कार्यों को प्रतिबिंबित करता है। संतोषजनक समय सारणी की रचना करना प्रबंधक की प्रधानाचार्य की योग्यता और कार्यकुशलता का परिचायक है। यह अध्यापकों को सुव्यवस्थित करता है और उनमें संतुलन बनाए रखता है। समय सारणी के महत्व और उपयोगिता पर प्रकाश इस तरीके से डाला जा सकता है कि विद्यालयी कार्यक्रमों का ज्ञान कराता है, निरीक्षण की सुविधा देता है, वितरण कार्य में समानता लाता है, यानी समय सारणी वितरण कार्य में समानता कि हर टीचर को बराबर का काम मिलता है। थकान और शिथिलता में कमी आ जाती है, क्योंकि कार्यक्रम ऑलरेडी पहले से डिसाइड होते हैं। नैतिक गुणों का विकास होता है, समय और श्रम का सदुपयोग होता है, कार्यकुशलता में वृद्धि हो जाती है, बच्चों में नियमितता आती है। लॉन्ग क्वेश्चन था, आपको डिटेल भी लिखना है। अनुशासन की स्थापना संभव हो पाती है, नियोजित शिक्षण संभव होता है और श्रम विभाजन में उपयोगी होता है। अगले क्वेश्चन के तौर पर अगर आप देखें, विद्यालय वित्त के आय और व्यय की मदों से आप क्या समझते हैं, इस पर चर्चा करें। तो विद्यालय में बजट योजना जो हम लागू करते हैं, तो विद्यालय बजट के लिए विद्यालय की आवश्यकताओं पर ध्यान रखना होता है। आय के स्रोतों को तय करके उनसे प्राप्त होने वाली आय का अनुमान लगाया जाता है और प्राथमिकताओं के आधार पर उसे खर्च करना होता है। इस तरीके से विद्यालय में आय व्यय का लेखा जोखा आवश्यक है। किसी भी विद्यालय में आय के अनेक स्रोत होते हैं। इनमें सरकारी स्रोत होते हैं। सरकारी स्रोत में आपके 3 सरकारें आती हैं, जिनमें केंद्रीय सरकार होती है, राज्य सरकार होती है और स्थानीय सरकार होती है। इनसे प्राप्त आप आय को अनुदान कहते हैं। विदेशी स्रोत भी, हमारे आय के विदेशी स्रोत भी हैं। उन स्रोतों में देश के उपकरणों, संपन्न देशों से एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकरण और भारत में विदेशों से स्वीकृत छात्रवृत्तियां भी हमें प्राप्त होती हैं, जैसे कि यूनेस्को और यूनिसेफ के द्वारा अनुदान भी होता है। निजी क्षेत्र में जो निजी स्रोत हैं विद्यालय के,
उनमें से विद्यालय शुल्क होता है, जुर्माना होता है, अभिभावक संघ की पीटीए की आपकी मीटिंग होती है जिसे कि आप विद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। उपहार, डोनेशन या गिफ्ट ये भी विद्यालय में आपको प्राप्त होते हैं जिनसे कि विद्यालय के कार्य कराए जा सकते हैं। विद्यालय की अपनी स्थायी निधि होती है जिससे कि ऐसा धन आता है जो विद्यालय की अन्य आवश्यकताओं में पूरा किया जाता है। प्रायोजित धनराशि स्पॉन्सरशिप राशि होती है जो कि दूसरी कंपनियों द्वारा की जाती है। शैक्षिक व्यय के विवरण में आप देख सकते हैं प्रधानाचार्य के द्वारा शैक्षिक व्यय का विवरण रखा जाता है। इसमें किन जगहों पर प्रधानाचार्य खर्च करता है। प्रधानाचार्य पुस्तकालय पर खर्च करता है, परीक्षाओं पर खर्च करता है, पुस्तकालय पर खर्च होता है, भवन किराया मरम्मत होती है, विज्ञान भूगोल आदि के उपकरण आते हैं, फर्नीचर आदि की खरीद होती है, सहायक शिक्षक सामग्री की खरीद होती है, खेलकूद के मैदान और बाग बगीचों के रख रखाव में भी इसका खर्च होता है। लेखन सामग्री और स्टेशनरी में खर्च, स्वास्थ्य सेवा और जांच में खर्च इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। विज्ञापन में, बिजली पानी में, टेलीफोन, भवन निर्माण, छात्रवृत्तियां ये सभी के सभी विद्यालय के खर्च के अंग हैं। अब 8वां क्वेश्चन है शारीरिक व्यायाम की क्या आवश्यकता है, विद्यालय में शारीरिक शिक्षा के क्या कार्यक्रम है, स्पष्ट करिए। तो विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम जो हम करते हैं, विद्यालय में स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य बालकों के स्वास्थ्य और मानदंड निर्धारित करना है। ये कार्यक्रम विद्यालयों के अलग अलग होते हैं। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का महत्व इस प्रकार है। तो विद्यालय के स्वास्थ्य कार्यक्रम के महत्व को हम इन पॉइंट्स में देख सकते हैं। बच्चों का सर्वांगीण विकास, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए ध्यान रखना, व्यक्तिगत शिक्षकों के और छात्रों के संबंध में सूचना एकत्र करना, सुरक्षा की भावना का विकास और विद्यालय में स्वास्थ्य कार्यक्रमों का सहायक नियोजन। इससे बच्चों में अनुपस्थिति की दर कम हो जाती है, बच्चे रेगुलर हो जाते हैं। संसर्गजनित और संवाहक रोगों की दरों में कमी होती है क्योंकि बच्चों को जानकारी दी जाती है। विद्यालय में स्वास्थ्य वातावरण का निर्माण होता है। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम की 4 प्रमुख क्रियाएं कौन कौन सी हैं, तो इनमें से स्वस्थ जीवन के आधारभूत सिद्धांतों का परिचय कराना बच्चों को, संसर्गजनित रोगों से बचाव की जानकारी देना, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम में व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार कार्य करना, अभिभावकों द्वारा छात्रों को स्वास्थ्य सेवाओं परिचित कराना। विद्यालय में स्वास्थ्य कार्यक्रम को संचालित करने के निम्नलिखित अधिकरण होने चाहिए। इन अधिकरणों में कौन कौन से व्यक्ति आते हैं, विद्यालय का स्वास्थ्य अधिकारी, जिला विद्यालय स्वास्थ्य अधिकारी, विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षक, विद्यालय डिस्पेंसरी, रेड क्रॉस यूनिट और क्रीड़ा विभाग। अंतिम क्वेश्चन के तौर पर हम देखते हैं प्रशासक और पर्यवेक्षक के रूप में प्रधानाचार्य की क्या भूमिका है। तो प्रधानाचार्य के उत्तरदायित्व और कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए हम देखें तो आंतरिक उत्तरदायित्व और बाह्य उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य के मुख्य हैं। प्रधानाचार्य की परिभाषा आप इसके पहले लिख सकते हैं। आंतरिक उत्तरदायित्व में वो सभी कार्य आते हैं जो प्रधानाध्यापक एक विद्यालय के अंदर अनिवार्य रूप से करता है। आंतरिक उत्तरदायित्वों के अंतर्गत आते हैं। इन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है। इनमें से सामान्य उत्तरदायित्व और विशिष्ट उत्तरदायित्व हमारे प्रमुख हैं। सामान्य उत्तरदायित्व में क्या क्या है, पहला काम नियोजन का है जो प्लानिंग करना है। विद्यालय की समस्त क्रियाओं की प्लानिंग हमारा प्रधानाचार्य करता है। सत्र पूर्व विद्यालय के उत्तराधिकार और उत्तरदायित्व का निर्माण करना, पहली चीजों से पहचान करना और उसके बाद जो कठिनाइयां हैं उनसे बचने का प्रयास करने के लिए योजना बनाना विद्यालय के प्रधानाचार्य का कार्य है। सत्रकालीन दायित्व जो विद्यालय सत्र प्रारंभ हो जाता है उस दौरान विद्यालय के सत्र को योजनाबद्ध तरीके से चलाना विद्यालय के प्रधानाचार्य का उत्तरदायित्व है। सत्रावसान के समय उत्तरदायित्व वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों की जांच, मुद्रण और उनकी परीक्षाफल तैयार और परीक्षा परिणामों की घोषणा, छात्रों के संचित अभिलेखों की पूर्ति यानी डेटा निर्माण, अगले वर्ष के नए पाठ्य पुस्तकों की नई सूची, छात्र विद्यालय छोड़कर जाते हैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र उन्हें देना और विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन जो विद्यालय कार्य करता है। मानवीय संबंधों के रूप में प्रधानाचार्य किस तरीके से काम करेगा, मानवीय संबंधों में प्रधानाचार्य सीधा छात्रों और अन्य कर्मचारियों और समाज के लोगों से जुड़ा होता है, इसलिए उससे इन संबंध निर्माण में कुशल होना चाहिए। विशिष्ट उत्तरदायित्व में प्रधानाचार्य का पहला काम पर्यवेक्षण है, यानी विद्यालय में प्रधानाचार्य अध्यापक पाठ्यक्रम और मूल्यांकन का लगातार पर्यवेक्षण करता है। पाठ्यक्रम क्रियाओं का पर्यवेक्षण, जो पाठ्यक्रम क्रियाओं का आयोजन किया गया है उनका कार्य पूरा करने के लिए इसे नियुक्त किया जाता है। विद्यालय के अभिलेख और उनका रख रखाव करना, उनके हिसाब का परिचय रखना विद्यालय के प्रधानाचार्य का ही कार्य है। छात्रावास का पर्यवेक्षण, छात्रावास में बच्चों को कोई सुविधा मिल रही है कि नहीं इस विषय पर कभी कभी प्रधानाचार्य पर्यवेक्षण कर सकता है। सामान्य पर्यवेक्षण के तौर पर विद्यालय के चतुर्मुखी विकास के लिए प्रधानाचार्य की ही जिम्मेदारी जानी जाती है। शिक्षण का भी पर्यवेक्षण प्रधानाचार्य के द्वारा किया जाता है। प्रबंध तंत्र के माध्यम से उसे अपने कर्तव्यों का पालन भी कराना होता है। और विद्यालय भवन का प्रबंधन ये भी प्रधानाचार्य के माध्यम से होता है। आपूर्ति का प्रबंधन, विद्यालय में जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति या अन्य जरूरी आवश्यकताओं की आपूर्ति हो पा रही है कि नहीं, ये सारी की सारी प्रबंध तंत्र की व्यवस्थाएं विद्यालय में प्रधानाचार्य के माध्यम से होती हैं। विद्यालय वित्त का प्रबंध भी प्रधानाचार्य के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से हम विद्यालय बजट, रसीदों का सामान्यीकरण, खर्चों जो मद हैं जितने खर्च हुए हैं उन सभी का रखरखाव प्रधानाचार्य के द्वारा किया जाता है। इस तरीके से समय सारणी का प्रबंध भी करता है, वो पुस्तकालय का प्रबंध करता है। और बाह्य उत्तरदायित्व के तौर पर विद्यालय में शिक्षा संबंधी जो कार्य हैं
जितने भी नियम हैं, विद्यालय विभाग से संबंधित जो कार्य हैं, माध्यमिक शिक्षा परिषद संबंधी जो कार्य हैं, वो प्रधानाचार्य के महोदय द्वारा पूरे किए जाते हैं। प्रधानाचार्य के अन्य कार्यों में प्रबंध समिति संबंधी कार्य आते हैं, समाज संबंधी कार्य आते हैं और विशेष अवसर संबंधी कार्य आते हैं। तो इस तरीके से हम प्रधानाचार्य के पूरे कार्यों को स्पष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो कृपया इसे लाइक करें और अपने अन्य लोगों तक शेयर करें, जिससे कि हमारा ये कंटेंट उन तक भी पहुँच सके। धन्यवाद।